इकॉनमी के कुछ क्वेश्चंस हैं चैप्टर नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय से। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय मापने की विधि है? तो कौन सी विधि है नेशनल इनकम मापने की? व्यय विधि, आय विधि, उत्पाद विधि, ऊपर के सभी। यानी आंसर डी सही है कि ऊपर के सभी। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय मापने की विधि कौन कौन सी है? व्यय विधि, आय विधि, उत्पाद विधि। ओके, आंसर डी सही है। क्वेश्चन सेकंड है, बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? बाजार मूल्यों पर नेशनल इनकम की गणना के लिए कौन सा शब्द सही है? धन आय, गैर मौद्रिक आय, वास्तविक आय, इनमें से कोई नहीं। तो धन आय शब्द सही है, यानी आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? स्थिर कीमतों पर नेशनल इनकम की गणना के लिए पूछ रहा है। तो वर्तमान आय, घरेलू आय, वास्तविक आय, इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वास्तविक आय शब्द सही है, यानी आंसर सी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को मापते समय निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शामिल नहीं की जाती? ए अवैध अवकाश गतिविधियां, बी विशुद्ध रूप से वित्तीय लेन देन, सी प्रयुक्त वस्तुओं और गैर बाजार वस्तुओं और सेवाओं का स्थानांतरण, या डी ऊपर के सभी। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी होगा ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी ये GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद को। मापते समय कौन सी वस्तु शामिल नहीं होती? तो A, B, C ये सभी वस्तुएं शामिल नहीं होती, यानी आंसर डी सही है, ये सभी शामिल नहीं होती। क्वेश्चन फिफ्थ है, रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रोजगार सिद्धांत ए समष्टि अर्थशास्त्र, बी स्थैतिक अर्थशास्त्र, सी व्यष्टि अर्थशास्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो मैं बताती हूँ कि इकॉनमी दो प्रकार की होती है, एक समष्टि अर्थशास्त्र और एक व्यष्टि अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र दो प्रकार के होते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि यानी मैक्रो इकॉनमी, व्यष्टि यानी माइक्रो इकॉनमी। ओके, तो आंसर है इसमें ए सही है, समष्टि अर्थशास्त्र। रोजगार सिद्धांत किससे संबंधित है? मैक्रो इकॉनमी से, यानी समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर इसमें सिक्स्थ है, स्थानांतरण भुगतान की वास्तविक परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? स्थानांतरण भुगतान यानी ट्रांसफर पेमेंट, स्थानांतरण भुगतान यानी ट्रांसफर पेमेंट की वास्तविक परिभाषा कौन सी है? तो ए स्थानांतरण भुगतान से तात्पर्य किसी के भीतर कर्मचारियों के मुआवजे के रूप में किए गए भुगतान से, बी स्थानांतरण भुगतान से तात्पर्य एक नौकरी से दूसरी नौकरी में स्थानांतरित होने पर श्रमिकों को किए गए भुगतान से, सी स्थानांतरण भुगतान से तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के बिना किए गए भुगतान से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर सी सही है।
क्या है? स्थानांतरण भुगतान से तात्पर्य यानी ट्रांसफर पेमेंट से तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के बिना किए गए भुगतान से। तो आंसर सी सही होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच के अंतर को डैश के रूप में जाना जाता है। तो बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय यानी बाजार मूल्य पर नेशनल इनकम और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी क्या होगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच के अंतर को जाना जाता है। क्या जाना जाता है? राष्ट्रीय ऋण हस्तांतरण से शेष विश्व से वर्तमान स्थानांतरण, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ऊपर के सभी। तो बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट के बीच के अंतर को शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है। यानी आंसर सी सही है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा है। तो ए अवितरित लाभ, बी सरकारी वैसे आय, सी अनुत्पादक राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज की राशि, डी किसी परिवार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए किसी फर्म को किया गया भुगतान। तो राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है पूछा है। तो इसमें अनुत्पादक राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज की राशि, ये आंसर ये सही है। तो राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है, सी आंसर सी वाला ये सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए दूसरा शब्द है? यहाँ पर फिर कह रहा है कि कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात कह रहा कि के लिए दूसरा शब्द है व्यक्तिगत आय, राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो कौन सा कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए दूसरा शब्द है? तो राष्ट्रीय आय। आंसर बी सही है। दूसरा शब्द है राष्ट्रीय आय, बी सही है। प्रयोज्य आय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? प्रयोज्य आय क्या है? ये प्रयोज्य आय यानी डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम है ये प्रयोज्य आय के लिए कौन सा सत्य है पूछा है। तो ए है प्रयोज्य आय यानी डिस्पोजेबल इनकम निजी आय और अप्रत्यक्ष कर के बीच का अंतर है। डिस्पोजेबल आय व्यक्तिगत आय अप्रत्यक्ष कर के बीच का अंतर है। प्रयोज्य आय निजी आय प्रत्यक्ष कर के बीच का अंतर है। डिस्पोजेबल आय व्यक्तिगत आय और अप्रत्यक्ष कर के बीच का अंतर है। तो कौन सा सत्य है इसमें से? डिस्पोजेबल आय व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष कर के बीच का डिफरेंस है, अंतर है। यानी आंसर इसमें से डी सत्य है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना करता है? कौन सा संगठन सकल घरेलू उत्पाद की गणना करता है? तो यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी क्या है ये? ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है, यानी जीडीपी। ये जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद की गणना करता है। तो कौन सा संगठन भारत में जीडीपी की गणना करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, ए, बी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो जीडीपी की गणना करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आंसर सी सही है। कि कौन सा संगठन भारत में जीडीपी की गणना करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को क्या कहते हैं? NSO। क्या है ये? NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके, NSO को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जीडीपी की गणना करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही परिभाषा है? जीडीपी के लिए कौन सी सही परिभाषा है? तो ए, सकल घरेलू उत्पाद किसी दिए गए वर्ष में किसी देश के भीतर आर्थिक लेन देन का कुल मौद्रिक मूल्य है। बी, सकल घरेलू उत्पाद किसी दिए गए वर्ष के भीतर किसी देश में मौद्रिक, गैर मौद्रिक, मौद्रिक मॉनेटरी, गैर यानी नॉन मॉनेटरी वस्तुओं और सेवाओं दोनों का कुल मूल्य है। सी, सकल घरेलू उत्पाद किसी दिए गए वर्ष के भीतर किसी देश में उत्पादित व्यापार योग्य वस्तुओं का कुल मूल्य है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर डी सही है। ये आंसर डी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी सही है, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, मुद्रास्फीति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। क्या होगा ये? इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए, मुद्रास्फीति के दौरान पैसे का मूल्य बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति के दौरान पैसे का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रास्फीति के दौरान पैसे का मूल्य वही रहता है। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रास्फीति के लिए सत्य है, यानी इन्फ्लेशन के लिए सत्य है, मुद्रास्फीति के दौरान पैसे का मूल्य कम हो जाता है। यानी मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के दौरान पैसे का मूल्य कम होता है। यानी आंसर बी सही है, पैसे का मूल्य कम होता है। क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध राष्ट्रीय आय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी नेट नेशनल इनकम, यानी शुद्ध क्या है? नेट। शुद्ध को यहाँ पर नेट कहेंगे। नेट नेशनल इनकम के लिए सत्य है ए, शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी नेट नेशनल इनकम जो है ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास का योग्य है। मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन का योग्य है। बी, शुद्ध राष्ट्रीय आय सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास के बीच का अंतर है। शुद्ध राष्ट्रीय आय सकल घरेलू उत्पाद और मूल्यह्रास के बीच का अंतर है। डी, शुद्ध राष्ट्रीय आय शुद्ध घरेलू उत्पाद और मूल्यह्रास के बीच का अंतर है। तो कौन सा सत्य है शुद्ध राष्ट्रीय आय के लिए? तो शुद्ध राष्ट्रीय आय के लिए सत्य है शुद्ध राष्ट्रीय आय सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद को GNP कहेंगे, और मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन के बीच का अंतर है। तो आंसर बी सही है कि शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी नेट नेशनल इनकम
सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी और मूल्यह्रास के बीच का अंतर है। आंसर बी सही है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी देश की राष्ट्रीय आय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? किसी देश की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के लिए कौन सा सत्य है इनमें से? ए, यदि बचत किसी देश के भीतर निवेश से अधिक हो जाती है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। बी, यदि बचत किसी देश के भीतर निवेश से अधिक हो जाती है तो राष्ट्रीय आय गिर जाती है। सी है यदि बचत किसी देश के भीतर निवेश से अधिक है तो राष्ट्रीय आय में उतार चढ़ाव होगा। डी है, यदि बचत किसी देश के भीतर निवेश से अधिक है तो राष्ट्रीय आय स्थिर रहेगी। तो राष्ट्रीय आय के लिए कौन सा सत्य है? तो आंसर डी सही है। राष्ट्रीय आय के लिए, नेशनल इनकम के लिए, यदि बचत किसी देश के भीतर निवेश से अधिक है तो राष्ट्रीय आय क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। ये आंसर सही है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की परिभाषा है? अर्थव्यवस्था की क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी की परिभाषा है? ए, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहां धन की आपूर्ति पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। या बी, बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहां ना तो निर्यात होता है ना आयात। सी है, बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहां घाटे का वित्त पोषण होता है। डी, बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहां दूसरे देश की कोई निर्यात नहीं होती। तो इसमें आंसर है बी सही है, यानी आंसर बी सही है कि बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहां ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। तो क्लोज्ड यानी बंद इकोनॉमी की परिभाषा क्या होगी कि बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहां ना निर्यात होता है ना ही आयात होता है, ना एक्सपोर्ट ना इंपोर्ट होता है, वो बंद अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आंसर ये बी सही है। ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा ध्यान देना पड़ेगा सब क्वेश्चन आंसर पर। अब क्वेश्चन नंबर 17, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मैं लिख देती हूँ जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर विचार करते समय निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है पूछा है? तो ए, एक निश्चित अवधि के भीतर विदेशियों द्वारा किया गया शुद्ध निवेश। बी, एक निश्चित अवधि के भीतर किए गए निजी निवेश का कुल योग। सी, एक निश्चित अवधि के भीतर सरकार द्वारा की गई वस्तुओं की कुल खरीद। डी, एक निश्चित अवधि के भीतर किसी देश के नागरिकों की कुल प्रति व्यक्ति आय। तो उसमें जो जीएनपी पूछा है तो उसका आंसर होगा डी, एक निश्चित अवधि के भीतर किसी देश के नागरिकों की कुल प्रति व्यक्ति आय। आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किसी देश के भीतर प्राथमिक क्षेत्र में डैश शामिल है। तो डैश में क्या आएगा? लघु उद्योग, खुदरा व्यापार, कृषि या डी ऊपर के सभी। तो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना के लिए किसी देश की
भीतर प्राथमिक क्षेत्र में डैश शामिल है? लघु उद्योग, ए, बी खुदरा व्यापार, सी कृषि। तो ये सभी हैं, ठीक है, ये सभी राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किसी देश के प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किसी देश के भीतर प्राथमिक क्षेत्र में लघु उद्योग, खुदरा व्यापार, कृषि यानी ए, बी और सी ये तीनों शामिल होते हैं, यानी आंसर डी सही है, ऊपर के सभी। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से क्या किसी देश की राष्ट्रीय आय में शामिल है? क्या किसी देश की राष्ट्रीय आय में शामिल है? इनमें से नेशनल इनकम में शामिल है? ए किराया, बी दिलचस्पी, सी वेतन, डी किराया, ब्याज, मजदूरी, वेतन, मुनाफा। तो किसी देश की राष्ट्रीय आय में क्वेश्चन ये पूछ रहा है किसी देश की राष्ट्रीय आय में क्या शामिल है? तो किराया, ब्याज, मजदूरी, वेतन, मुनाफा। तो आंसर डी सही है कि राष्ट्रीय आय में शामिल है, किसी देश की राष्ट्रीय आय में शामिल है किराया, ब्याज, मजदूरी, वेतन, मुनाफा। आंसर डी सही है। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 20, स्थिर पूंजी के उपभोग को क्या कहा जाता है? स्थिर पूंजी यानी फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड एफ तो स्थिर पूंजी यानी फिक्स्ड कैपिटल के उपभोग, कंजम्पशन को क्या कहा जाता है? तो फिक्स्ड कैपिटल कंजम्पशन को क्या कहा जाता है? तो ए मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन, बी पूंजी निर्माण, सी निवेश इन्वेस्टमेंट, या डी ऊपर के सभी। तो स्थिर पूंजी यानी फिक्स्ड कैपिटल के उपभोग, कंजम्पशन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। आंसर ये सही है कि स्थिर पूंजी के उपभोग को कहा जाता है मूल्यह्रास। तो आंसर ए सही है, राइट है। ओके, ये थे सारे 20 क्वेश्चंस। आप इसको ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, आंसर देखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे और आंसर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा एक और भी चैनल है, ज्योति कैथल पूजा पाठ चैनल का नाम है, आप देख सकते हो उसको भी। तो मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।